तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग 280 प्रश्नों पर। तो इन 280 प्रश्नों में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा यहाँ की जो भी पर्यटन स्थल है, मतलब देखने लायक चीज़ें हैं, यहाँ की जनगणना के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, यहाँ की जनजातियों के ऊपर बात करेंगे, यहाँ के विश्वविद्यालयों में बात करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यूपी से संबंधित जो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर यूपी से संबंधित कुछ भी नहीं आएगा। बस वीडियो को बस ध्यान से देखना है। 280 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आपके एग्जाम में जहाँ जहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.5%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या की प्रतिशत कितना है। तो वो हमारा महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 47.72%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है। तो 0 से 6 मतलब बात हो रही है बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा 15.48, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो जनघनत्व का मतलब ये होता है कि औसत जो वहाँ का क्षेत्रफल है और वहाँ की औसत जनसंख्या है उसका अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 912, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 57.2%। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 की वृद्धि, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला हमारा हो जाएगा श्रावस्ती, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 10 की मतलब 10 सालों में जो वृद्धि दर है वो कितनी है। तो हमारा हो जाएगा 20.22%, मतलब 20.22%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, 21.23%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है हमारा कानपुर नगर। अगला है, 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 11.34%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। राष्ट्रीय औसत का मतलब है जो कुल पूरे देश की साक्षरता दर है और उसकी कंपेयर करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा 5.3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला बात करेंगे, 2001-2011 के मध्य राज्य में जनघनत्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि हुई, मतलब 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे और
2001 में कितने रहते, तो 2011 में कितने लोग बढ़ गए प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो उसी बोलते हैं जनघनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशु पर कितनी है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा इसका आंसर होगा 902, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे बात तो हो रही है लिंगानुपात की, लेकिन ओवरऑल नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है बालक बालिकाओं में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की कैसी खेती के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पर निर्मित हुई थी, तो वो हुई थी मथुरा के कला शैली में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो साटक वस्त्र किसी प्रकार का वस्त्र होता होगा, तो उसका जो निर्माण का प्रमुख केंद्र था कौन सा था, वो था हमारा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ पर थी, तो वो थी हमारी श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती अभी तक 2 आ चुके हैं क्वेश्चन यहाँ पर। उसके अंदर बात करेंगे, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं। तो बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं, तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनदेव, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा दशावतार मंदिर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा है देवगढ़ में। ठीक है, तो दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है देवगढ़ में। अगला है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, ऑप्शन ये भी क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाजसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करेंगे, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज को क्या बोलते थे, तो बोलते थे नगर महोदय श्री। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था, नगर महोदय श्री। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें, तो हमारा हो जाएगा फिर से आंसर श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य देश के नाम से। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, तो उसे भी हम मध्य देश के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन कहीं कहीं आता है। उसके बाद बात करेंगे, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध मतलब जुड़ा हुआ था, जो एशिया से जुड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था, वो वाराणसी था। अगला है, सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता था। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता था, वो कहा जाता था जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। अगला है, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से है। तो बीरबल कहाँ से संबंधित हैं, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कालपी से, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से संबंधित है? कालपी से, बीरबल। उसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मेरठ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध और बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जॉर्ज यूले ने, जॉर्ज यूले ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 में प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका थोड़ा गला तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेरठ, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अभी तो बहुत चलना है, 280 प्रश्नों तक पहुंचना है, लगभग 80 क्या है तो वो 86 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो 35 हो पाए हैं। हाँ, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं हुई थी? तो कौन सी रियासत, मतलब जब विलय कर रहे थे वो लोग, तो कौन सी नहीं हुई थी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर। ठीक है, तो कानपुर की जो सियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुई थी। अगला देखेंगे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्वाधीनता जो संग्राम चल रहा था उसमें बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। कौन? खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा, कब हुआ था कमेंट करके बताएं। अब बात करेंगे चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो भाई चौरी चौरा याद करने का तरीका इस बहुत अच्छा है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? देखो, चौरी चौरा ये 2 बार दिख रहा है, चौरी चौरा, है ना। तो यहाँ पे जो 20 भी, मतलब 2 भी 2 बार दिख रहा है ना। तो इससे याद कर सकते हैं 1922, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यभक्त ने, ऑप्शन नंबर ए। काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? वो हुई थी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। अगला है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर था जहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? वो था हमारा बलिया। बलिया एक विशेष चीज़ के लिए फेमस है, वो किस लिए है कमेंट में बताओ। अगला है, 1946 में ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। 1946 के दौरान जो मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JP कृपलानी ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में अधिवेशन कितनी बार आयोजित हुआ था? तो ये जो टोटल कितनी बार हुआ था? ये हुआ था 8 बार।
अगला है संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्फेड पार्क, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो यहीं पर शहीद हो गए थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो दक्षिण का पठार तो आपको पता ही होगा कौन सा है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बुंदेलखंड का पठार। जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण में जो पठारी भूभाग है उसे हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है, क्या होने वाला है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कुछ लोगों को ये डाउट होता होगा कि दोनों तब ये उत्तरी यहाँ पर उत्तर यहाँ पर भी है, उत्तर यहाँ पर भी है, पूर्व यहाँ पर भी है, पूर्व यहाँ पर भी है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझ लेते हैं। जो हमारा इंडिया है ना वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो जो यूपी होगा तो वो भी, मतलब अगर हम नापेंगे अक्षांशीय रेखाओं से तो वो आएगा तो इसी रेखा में। तो ये सारी रेखाएं जितनी भी हैं ये सारी आएंगी तो उत्तर साइड में, ये पूरा हिस्सा ही उत्तर साइड का है ना। वैसे ही बात करेंगे पूर्वी बात होती है तो इस वाले हिस्से की बात होती है। अब इंडिया जो हमारा है वो यहीं पर तो है, तो आएगा तो पूर्वी इसमें थोड़ी हम काउंट कर लेंगे देशांतर रेखाओं में। ठीक है। और ना हम अक्षांशीय रेखाओं में इन वाली रेखाओं से काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इन दो रेखाओं के मध्य होता है। मान लीजिए इन दोनों रेखाओं, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये जो हमारी हो जाएंगी पूर्वी, है ना, पूर्वी रेखाएं हो जाएंगी। और उसके बाद में इन दो रेखाओं के बीच में काउंट होता है तो ये दोनों हमारी हो जाएंगी उत्तरी अक्षांश में। ठीक है। बात समझ में आई होगी कुछ लोगों को। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व में, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में अगर हम उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये है उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के आसपास में कितने भारत के राज्य हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं? तो वो हमारे टोटल हैं 8 राज्य। ठीक है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है याद करने की। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा चौथा स्थान। अब अगर हम बात करें पहला स्थान कौन सा होगा तो वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। बाकी आपको हम बता सकते हैं नीचे। अगला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन कौन से देश की मतलब सीमाएं स्पर्श करती हैं? मतलब कितने देश हैं जिसको उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग स्पर्श करता है? ठीक है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा, खाली एक ही देश तो स्पर्श करता है यूपी को। इंडिया की बात अलग हो जाती है, यूपी की बात तो सिर्फ नेपाल ही स्पर्श करता है ना। अगला है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो भाई आप लोगों ने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में
पढ़ा होगा ना, तो उसी वही पूछ रहा है कि कौन से भाग का हिस्सा हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भाई ये कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना है, बाकी तो ये तराई के क्षेत्र भी मिल जाता है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र मिल जाता है, बुंदेलखंड मिल जाता है ना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? मतलब पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से को अगर पूरा नापा जाए तो कितनी दूरी है, मतलब कितनी चौड़ाई कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर किस जिले में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी सोनाकर और कैमूर। अब पूछा जाए ये किस जिले में स्थित हैं, तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मिर्ज़ापुर। फेमस सीरीज भी है और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो जलवायु की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो वो किस प्रकार की हो जाएगी? वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला है उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है? तो वर्षा की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है। अगला है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने % वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो होती है हमारी 75 से 80%। अगला है वर्षा के विवरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो जलवायु की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा? तो ये हमारा होगा गोरखपुर में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है? सबसे कम रहता है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, इसका क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पश्चिम के गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा तराई क्षेत्र, हमेशा तर रहता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम वर्षा की बात हो रही तो वो हमारा हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी एवं पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो भाई इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं, ये गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या नगरी कहाँ पर है? तो वो हमारी हो जाएगी, कहाँ पे होनी चाहिए? गंगा नदी? हाँ बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगी सरयू नदी, ऑप्शन नंबर डी सरयू नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? पूछ रहा है गंगा के किनारे स्थित नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा हमारा लखनऊ। तो लखनऊ हमारा गंगा के किनारे स्थित नहीं है, बाकी वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर ये तो सारे गंगा के किनारे ही स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थान को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मिलन स्थान को जाना जाता है संगम के स्थान नाम से, मतलब संगम। अगली बात करेंगे कि गंगा नदी निम्न में से गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है, सहायक नदी की बात करता है जो नहीं है, बाकी तो सहायक हैं ही, है ना। तो हम बात करेंगे घाघरा नदी बिल्कुल है, यमुना नदी भी है, चंबल नदी भी है, लेकिन गोमती नदी सहायक नदी नहीं है गंगा की। अगली बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किया गया है?
इसका ऑप्शन हमारा होना चाहिए राजघाट बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के जोड़े जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा हमें बताना है। तो गलत जोड़े की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा गंगा गंगोत्री, ये तो सही है। यमुना यमुनोत्री सही है। घाघरा चंपा सही है, लेकिन शारदा कौडियाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सही। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। तो ये हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी, ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो बात हो रही है, क्या हो गया ये 75 से 122, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लगता है। कुछ क्वेश्चन 20 के छूट गए हैं भाई, इसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 75 से 122 मतलब कितने क्वेश्चन छूट गए हैं? 80, 40, लगभग 47 क्वेश्चन छूट गए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हैं, तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। बाकी कर लो या सब्सक्राइब कर लो, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बनाते टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन नंबर 122 पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम की बात करेंगे तो वो पाया जाता है हमारा ललितपुर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पे यूरेनियम की बात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। अगला है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाला डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो खनिज निकाला जाता है डोलोमाइट, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है हमारा बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका हम अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र में सोना प्राप्त होता है। राज्य के किस क्षेत्र में उष्ण को उच्च कोट की डोलोमाइट प्राप्त होती है? उच्च कोट की डोलोमाइट प्राप्त होती है, ठीक है। तो भाई फिर हमारा भाई आएगा मिर्जापुर, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना है। मिर्जापुर तो देखी होगी आपने। अगला है उत्तर प्रदेश के में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो भाई अब क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा शब्द टूटने लगे हैं मेरे मुख में ही, तो थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी कोशिश करेंगे कि बेहतर करते रहें। अगला है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश में हीरा निकाला जाता है वो निकाला जाता है हमारा बांदा जिले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो तांबे की बात करेंगे तो वो हमारा प्राप्त होता है, हाँ, सोनराई और ललितपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हुए हैं? तो इसका हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुई थी? तो जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना थी वो हुई थी हमारी 2001 में। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा सी सही। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं डोलेमाइट है और लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? वो हमारे बनाए जाते हैं चुनार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। सही होगा, सी सही होगा ना? हाँ, सी सही होगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज
की गई है। तो यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पर की गई है? वो की गई है हमारी ललितपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है, जो सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमीरपुर और झांसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद बात करेंगे एस्बेस्टॉस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले में होती है? तो एस्बेस्टॉस होता है हमारा मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो किस देश के सहयोग से की गई थी? वो की गई थी हमारे नहीं, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा किया गया है अलीगढ़ में। अलीगढ़ का कुछ और फेमस है, वो क्या फेमस है कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये चतुर्थ स्थान पर आता है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? तो खातिमा किया गया शारदा नहर पर। ठीक है, सॉरी नहर लिखा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो जो राजघाट परियोजना है हमारी, उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा एक और राज्य शामिल है, वो कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है लेकिन। अगला इम्पोर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अगर हम गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र और पिपरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित है? मतलब तीनों सम्मिलित होकर कौन सी परियोजना चल रही है हमारी? वो चल रही है हमारी गंडक परियोजना। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शायद आपको पता भी होगा, तो ये हमारा नरौरा हो जाएगा, नरौरा में। ठीक है, अगली बात करेंगे अगले प्रश्न की, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए रोजा। ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। उसके बाद बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विषय में निम्न हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये संस्था है, इसकी स्थापना वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ये हमें बताना था। तो ये मैं बताया, ये की गई थी 1983। अगला है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना स्थित है हमारी बरेली में। तो भाई बरेली ये यहीं पे पड़ता है, दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1959। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद करेंगे, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया था, किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था हमारा सस्ती जल विद्युत शक्ति उपलब्ध के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव तथा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बात हो रही है रामपुरा की।
तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तब उत्तर प्रदेश की बात हुई तो आंसर उत्तर प्रदेश ही आएगा। तो अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो भाई उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। उत्तर प्रदेश में किस नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के हेतु प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है, तो भाई ये योजना है, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ये हमें बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा चलाई गई योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश में चावल उत्पादन राज्यों में, मतलब देश में जितने भी चावल उत्पादन राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा, तो वो हमारा हो जाएगा चतुर्थ स्थान, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा सही। चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में। निम्नलिखित फसलों के समूह में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है, ठीक है। तो ये पूछा है कि संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश किस चीज़ों के उत्पादन में सबसे आगे हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा जौ, गन्ना, मसूर और गेहूं उत्पादन में। याद कर लो, जौ, गन्ना, मसूर और गेहूं उत्पादन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न की बात करेंगे तो भाई ये तो सभी को पता है, गेहूं है। अगला है गेहूं की रोटी, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक वाला तिलहन कौन सा है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा सरसों, है ना। सरसों ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी में, सरसों खेत दिखाई पड़ते हैं पीले पीले। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आंवले के सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी सही। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो वो हमारा हो जाएगी गन्ना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, तो किसान मित्र योजना की बात करें तो वो की गई थी हमारी 18 जून 2001 में, ठीक है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है, तो भाई आम तो भाई यूपी में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है दशहरी, है ना। दशहरी आम तो होता ही होता है, तो दशहरी और नीलम आम, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। अगला है उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, तो भाई पर्वतीय भाग की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है, मतलब पूरे भारत में जो खाद्यान्न मतलब खाने योग्य पदार्थों का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश कितने % योगदान देता है, तो बहुत देता है भाई, वो देता है 19%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि विभाग की बात करें तो वो हुई थी हमारी 1 मई 1920 में, है ना। अगली बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, तो भाई एक मतलब विशेष गुण होता है ना, उन्हें बोलते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनकी भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम, ऐसे लोगों को बोला जाता है सीमांत कृषक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा महोबा में, ऑप्शन नंबर ए महोबा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी 2007 से 8 में। तो भाई बहुत सी योजनाएं होती हैं जो किसानों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन भाई वो उनसे किसानों को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे अगर बात करें चकबंदी की, तो चकबंदी से किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उनमें वही चलता है कि कोई किसी मतलब अपना वो सब भ्रष्टाचार चल जाता है तो लोगों को नुकसान ही होता है। बहुत सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, सिर्फ ऊपर से उसके लिए पैसे आते हैं, बाकी सब नुकसान ही पहुंचाता है। अगली बात करेंगे, अगला प्रश्न कौन था। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो तेल शोधक कारखाने की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव
फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वो हमारी हो जाएगी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश कौन सा शहर है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, खोजा शहर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। हथकरघा किसे कहते हैं? जो मतलब एक तरह से कहें लोग क्राफ्ट बोलते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस धंधों से जुड़ी होती हैं, इन चीज़ों से जुड़ी होती हैं, उन्हें बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो हमारा हो जाएगा द्वितीय स्थान। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है हथकरघा उद्योग में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किस मतलब कब किया गया था? तो वो किया गया था हमारा 20 जनवरी 1968 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान निम्न स्थापित किया गया। तो उद्यमिता विकास संस्थान कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था हमारा 1986, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। कहाँ पर है मिट्टी खिलौनों का उद्योग सबसे ज़्यादा? तो वो हमारा हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशम साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो भाई ये तो भाई पता ही होना चाहिए सभी को। तो वो होता है वाराणसी में रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? तो एल्यूमिनियम के लिए कौन सा जिला फेमस है? वो है हमारा मिर्ज़ापुर। भाई मिर्ज़ापुर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है हमेशा, है ना। चलिए अगला बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत बताना है, ठीक है। गोटे के काम के लिए लखनऊ वाराणसी प्रसिद्ध है ना, तो ये तो सही है, इसमें गलत थोड़ी ना है। अगला पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है। ताला के लिए अलीगढ़ के ताड़ेश्वर फेमस है। बेंत और छड़ियों के लिए वाराणसी। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हथकरघा उद्योग, क्योंकि हमारा इसमें द्वितीय स्थान है। चूनर किस उद्योग चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो चुनार हो जाएगा हमारा सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट का सबसे यहाँ कारखाने होंगे, जो भी है सबसे ज़्यादा यहीं पे शोधन होता है। उसके बाद कहेंगे निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब सही तरह से मिला हुआ नहीं है। तो ये बताना हमें कौन सा सही नहीं है। तो डीजल के लिए ये ऊपर बताया था वाराणसी है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी, है ना, तो बिल्कुल ये भी सही है। अगला है मॉडर्न बेकरी, भाई ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तेल शोधक संयंत्र ये ऊपर बताया था, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन भी मिल रहे हैं वो पीछे के क्वेश्चन से मिल रहे हैं। तो समझ लो कि लगभग हम काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलना, ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं काफ़ी, मतलब अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी अभी मतलब जितना टाइम अभी चला है वीडियो अभी इतनी देर और चलेगा, ठीक है। भारतीय औषधि फार्मा क्या लिखा है, जो भी है, निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश में। अगला है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कानपुर में, ठीक है। कानपुर में आपको पता भी है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा विकसित है। अगला है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिवाइस
CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो अगर हम इसकी बात करें तो वो हमारा कानपुर नगर ही फिर से हो जाएगा, क्योंकि कानपुर तो भाई कानपुर ही। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है हमारी नोएडा में। ठीक है, नोएडा में आप देखेंगे मतलब मतलब काफ़ी ज़्यादा यही चीज़ें हैं। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। तो वैट कब लागू हुआ था? वो हुआ था हमारा 1 जनवरी 2008 से। ठीक है, ऑप्शन है, अगला प्रश्न है UPSID द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा पार्क कहाँ पे किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बिल्कुल सही है। दूसरा है अप्रैल पार्क नोएडा, यही गलत है। अगला है प्लास्टिक सिटी कानपुर, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थापित है, ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? वो किया गया है हमारा 1 जून 1970 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर रेलवे का। अगला है भारतीय रेलवे के किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के सहयोग से, मतलब बिहार सरकार के सहयोग से। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हमारा स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला उत्तर प्रदेश में नगरीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से यहाँ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये नोएडा, मतलब दिल्ली से, मतलब नोएडा से पहले ही पड़ता है ना थोड़ा सा। ठीक है, लखनऊ योजना निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो ये हमारी है सड़कों के विकास से संबंधित लखनऊ योजना। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन पे बेस नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये हमारा है नोएडा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ पर की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा राय बढ़ी, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ये वाला आप तैयार कर लो, अच्छे से देख लो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से किससे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? ठीक है, ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है। ओके, तो ये जो हमारा इसका हो जाएगा, जो आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद है, ये हमारा विश्वविद्यालय की लिस्ट में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भाई आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है हमारा, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में बताना है कौन सा शोध संस्थान स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एवं डिफरेंस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है आगरा नगर में। ठीक है, सॉरी, ये होने वाला है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्यूपिस ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है हमारा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, उत्तर प्रदेश में औपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। तो औपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी। की गई थी 1975 ईस्वी में। केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी वो 1995 में की गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1981 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही से ए। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है हमारा, वो है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। तो उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था कब की गई, वो की गई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु तो हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थापित है। तो हिंदुस्तानी अकेडमी की बात हो रही है वो हमारी इलाहाबाद में स्थापित है, याद कर लो, हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद। अगला है कल्प योजना। कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना किससे संबंधित है। जो हमारी कल्प योजना संबंधित है वो संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक मतलब 1 से 5। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय किया गया था चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ठीक है, अब ठीक है। निम्नलिखित से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया था, वो किया गया था हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है वो है ग्रेटर नोएडा में, पता भी होगा नॉलेज पार्क। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कुल बांटा गया है हमारे 4 आर्थिक क्षेत्रों में। अगला है, उत्तर प्रदेश की योजना आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 1971 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली शुरू की गई थी हमारी 1982 और 1983 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में नियोजन के कितने स्तरीय प्रणाली लागू है। तो उत्तर प्रदेश में नियोजन के 4 स्तरीय प्रणाली लागू है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। तो अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र हमारा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कहाँ से होता है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो आय होती है उसमें उसे सबसे ज़्यादा जो धन की प्राप्ति होती है वो होती है व्यापार कर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर को सर्वाधिक संग्रहण
कहाँ किया जाता है? तो व्यापार कर जो होती है तो सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है व्यापार कर से, लेकिन वो भी किस जिले से सबसे ज़्यादा होती है? तो वो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ जिला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों की प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1999, मतलब ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है एक बार। ये है केंद्रीय क्षेत्र में। अगला बात करें ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी हमारी 1990 और 1991 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई? तो वो की गई थी 2 जनवरी 1991 को। अगला है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विकास की स्थापना की गई थी हमारी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था 2004 में। अगला प्रश्न है कैसी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? क्या उपलब्ध कराती है? ये कराती है हमारी पेंशन एवं बीमा के लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ सही है ना, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्वाधार योजना संबंधित है। तो जो स्वाधार योजना है वो किससे संबंधित है? वो है संघर्षशील महिलाओं की सहायता से संबंधित है। मतलब स्वाधार योजना के तहत जो संघर्षशील महिलाएं हैं उनकी मदद की जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को निश्चित की गई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति जिनकी आय होगी कितनी होगी? ये 5,000। हाँ तो ये 5,000 जो आय आपको दिख रही है ना, ये प्रति पूरे वर्ष की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो कानपुर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला जो है वो हमारी गोरखपुर नक्षत्रशाला है। अगला है उत्तर प्रदेश के सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र हमारा स्थित है लखनऊ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कंटक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगंज में, ऑप्शन नंबर ए। स्वान परियोजना का संबंध है। तो स्वान परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क से। कुछ लोग कुत्तों के विकास से लिख देंगे ना, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से स्वान परियोजना। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं की पूजा करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो जौनसारी जनजाति है वो करती है दुर्गा देवी की पूजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है विशु पंचोई
और बियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये सारे जो भी उत्सव हैं ये मनाए जाते हैं हमारे जौनसारी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो भी बनते हैं। रासो, धूमसू, झेला, घोड़ा, धी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये हमारे हैं, ये भी हमारे जौनसारी जनजाति से ही संबंधित है। अगला है नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं बताना है आपको। तो धूमत और डांस सही आपको पता ही है, ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा है विश्व त्योहार है, ये भी सही है। उसके बाद में पंचपुत्री जौनसारी देवी है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? वो करती है बिजनौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति को बोन रोत के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हमारी जनजाति है राजी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। भाई हो सके तो लाइक करते चलना, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा को बताना है, ठीक है। तो सही जोड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुक्सा बिजनौर, ठीक है। अगर थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर में थारू जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी हमारी 1986 और 1987 में। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में रण बड़ चित्र युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है? तो वो हमारी हो जाएगी सौका जनजाति, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किन जनजाति की उपजातियां राणा, कठरिया और डिगोरा है? तो ये हमारी जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा थारू जनजाति। अगला प्रश्न की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी थारू जनजाति है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा थारू जनजाति का ही नाम सुना होगा। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? वो हमारी है महागिरी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो हिंदुओं जैसा जो है वो है बुक्सा जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन वीडियो को लाइक करना। देखो बीच में जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो पीडीएफ बनाते टाइम गलती से छूट गया ना, तो उसका भी मैं वीडियो अगले बार में डाल दूंगा। कोशिश करना कि जुड़ जाओ तो मिल जाएगा ना। अगला है उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया है? तो 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध किया है, वो कब किया है? वो किया है 2003 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के में जैन तथा बुद्ध दोनों धर्मों के 30 स्थल हैं। कहाँ पर हैं बुद्ध और जैन दोनों के? तो वो हैं कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। अगला देखते हैं नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो वो हमारा स्थित है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है बाघों का शहर उत्तर प्रदेश किस शहर, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है? तो वो हमारा है लखनऊ शहर, बाघों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं वहाँ दार्शनिक स्थलों के जोड़ों में दिए गए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भैया आगरा तो हमारा ताजमहल में ही है ना, ताजमहल में नहीं है, ताजमहल आगरा में है, ठीक है। और इमाम बाड़ा लखनऊ में है, ये भी फेमस है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ये भी सही है। तो भाई देखो ऑप्शन ये तीनों तो सही हैं, तो चौथा देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो सभी को पता होगा, इमाम बाड़ा भी बहुत पूछा जाता है और विश्वनाथ मंदिर भी पूछा जाता है। तो ये
तीनों आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के शासन काल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? तो भाई 2 टाइम पर राजधानी वहाँ पे मौसम के हिसाब से चेंज हुआ करती थी। बहुत बढ़िया। तो वो हमारी हुआ करती थी नैनीताल में। भाई ग्रीष्म प्रदेश में आराम से नैनीताल में रहते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ जो हमारा स्थित है वो है बाराबंकी में। बाराबंकी में देवा शरीफ स्थित है। अगला है सार्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदों निम्नलिखित में से कहाँ हैं? तो सारी शासकों द्वारा जो मस्जिदें निर्माण कराई गई थी वो हमारी जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो हमारा स्थित है वो है बिठूर में। बिठूर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा जौनपुर नगर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला वाला तो दिख ही रहा है, सम्मिलित है। ठीक है, जे के टेम्पल भी लखनऊ में है, ये भी ठीक है ना। और जो हमारा विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी और सी। ठीक है, बाकी आपको ये याद होने चाहिए कि ठीक है। तो अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कौन सा है? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस हमारा है 1 नवंबर। 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, बताइए दूसरी मुख्यमंत्री कौन थी? देख लो क्वेश्चन कितना अच्छा सा पूछा है कि पहली जो थी वो थी सुचेता कृपलानी, दूसरी कौन सी थी? तो भाई वो थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। महिला की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये भी पूछ लेता है, शायद पुलिस में पूछा था ये, पुलिस के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस द्वारा होता है? वो होता है एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सी। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो हमारी है 80। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पुलिस और लेख पर और इन एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन था या थी? तो प्रथम लोकायुक्त की बात करेंगे तो हमारी थी या थे विशंबर दयाल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मैं सही बोल रहा हूँ ना? कोई डाउट हो भाई नीचे कमेंट करके बता देना कि सर आपने इतने गलत पढ़ाए। देखो इतने क्वेश्चन में गारंटी है कि 1-2 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं, तो इसमें ये नहीं कि नहीं सब गलत पढ़ाइए। हाँ, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर हैं तो फिर तो भाई थोड़े सोचने की बात है। 2 क्या भाई, 2-3 मान लेते हैं। ठीक है, बाकी देखो जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में घूम आए, क्योंकि वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगी कौन सा क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिए। तो मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। वहाँ से आप चेक कर लो कि हाँ ये जो जिन लोगों को गलत क्वेश्चन लगे उनके आंसर भाई कमेंट बॉक्स में दे दें। बाकी वीडियो को लाइक करते चलें, थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं, बाकी ख़त्म होने वाला है वीडियो। अगला उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो विधानसभा की बात कर रहा है तो हमारे 403 हैं, है ना। 403 ही हैं जी। तो विधानसभा में हमारे 403 हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है गला पूरा जगह से थक चुका है बोलते बोलते। तो एक तो हमारा लखनऊ मंडल है और दूसरा हमारा कानपुर मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है, मतलब जल्दी कौन सा मंडल बनाया गया है? तो वो हमारा है अलीगढ़ मंडल। देख लो मंडल मंजल होने लगा, ये हालत है। अगला है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के जो थे क्या विधानसभा अध्यक्ष ना, वो थे
बोथे 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 महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी हो जाएगा सही। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद में अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या। तो इलाहाबाद अगर हम मुख्य न्यायालय की बात, उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर स्वीकृति जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है हमारी 95, मतलब 95। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1987 में। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो ये किया गया हमारा जिला पंचायत का। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला पंचायत का ही गठन किया गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला चलते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो वो पूछा है किस में नगर निगम नहीं है, तो इस तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, तो इसका जो हमारा हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र पड़ जाता है हमारा अलग, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तर प्रदेश के में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय है वो किस नगर में स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो भाई मेले तो बाद में लगेंगे, पहले आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो लगे होंगे, इतनी तो मेरी बात गारंटी है ना। तो भाई बनता है थोड़ा सहयोग करना आपका भी, अगर हम थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहे हैं। पानी नहीं पी पाए उन्हें बीच में, क्योंकि समझ रहे हो मतलब स्पीड में चलना है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रस बना दिया जाता है कूट कूट कर लोगों को, तो वो है बनारस। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो हमारा किया जाता है आगरा में, सुलह-कुल उत्सव। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो भाई ये तो भाई सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का जो हमारा नृत्य है वो कौन सा है? कथक, जो कि अब मत ही पूछो। चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ है? तो अगर हम चित्रकला में बात करें तो ये हमारा हुआ है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। हम पहुँचते हैं बस आखिरी के कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली अब्दुस्समद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये हमारे संबंधित हैं मुगल शैली से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? वो है ढोला, ढोला मारो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो भाई कुरमा महोबा, बिल्कुल सही बात है, पहला ही हो गया हमारा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला हमारा लगता है वो लगता है बहराइच में। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक तो कर ही देना है, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, और इसका जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपको लगे हैं कि हाँ किसी तरह से इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।